औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें सलाम मौसूल हुआ एंड दैट्स वंडरफुल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। सेशन शुरू करने से पहले कुछ बातें हम आपस में तय कर लेते हैं आज के सेशन के लिए, बिकॉज आज का सेशन बड़ा इंटरैक्टिव होने वाला है। ये एक वेबिनार के उससे हट के एक पर्सनल कोचिंग की सी टाइप होगी अगर आप इसको मेरे साथ लेके चलेंगे। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं आप पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ बैठें, और जो जो बातें मैं बताती जाऊंगी वो आपको फॉलो करना आसान होगा और उसको साथ लेके चलना आसान होगा और उसकी फाइनल सूरत निकालना आसान होगा। सो नंबर 1, आई वुड लाइक टू से कैमरास ऑन कर लें, पेन कॉपी अपने साथ रख लें। और तीसरी चीज ये कि इट्स ओके कि अगर आप बीच में कोई बात करना चाहें, कोई इनपुट देना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, यू कैन फ्रीली आस्क, जस्ट रेज योर हैंड और हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तो मैं इंतजार करती हूँ 1 मिनट कि जब तक कैमरास ओपन हो जाते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। और जो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए भी सारा फिर यही है कि वो पेन कॉपी लेके एक साथ वन गो में देखें, तो इट्स बेटर फॉर देम। यस, बेस्ट यही होगा। करेक्ट। ओके, आई अंडरस्टैंड आपका कैमरा अगर डैमेज है तो ठीक है, आप ऐसे सुन सकती हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि पेन कॉपी जरूर साथ रखें, आपको खुद मजा आएगा सेशन लेने में। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब कभी शादी की बात होती है या मैरिज लफ्ज बोला जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड जो आपके जहन में आता है? कोई बताएगा वो फर्स्ट वर्ड क्या होता है जो आपके जहन में आता है? जी हमारा हमारा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। शाजमीन कह रही है सबर। कमिटमेंट। ओके। और कमिटमेंट। कमिटमेंट, वंडरफुल। इसके अलावा और क्या पहला लफ्ज है जो जहन में आता है? यूं ही लफ्ज शादी आता है। हमारा कह रही है लहंगा। ओके, दैट्स द ग्लैमरस पार्ट, ग्लैमरस साइड ऑफ शादी। इसके अलावा क्या क्या लफ्ज आता है जहन में? अ लॉट ऑफ हार्ट अटैक। ओके, ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। कोई और बताना चाहेगा? मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी कि जब भी शादी की बात, आज आप इस ही स्पेसिफिक चीज को बिल्डअप करने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। न्यू बिगनिंग। ओके, वंडरफुल, एक नया स्टार्ट। ग्रेट। जब इस चीज को मैंने गूगल किया ना, सॉरी चैट जीपीटी से पूछा, तो चैट जीपीटी ने भी बड़े मजे मजे के जवाब दिए। उज़मा कह रही है जन्नत। आई फील प्रोटेक्टिव फॉर द ब्राइड एंड व्हाट्स कमिंग फॉर हर। ओके। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा ना, तो उसने भी ऐसे जवाब दिए कि मैं थोड़ी देर के लिए जरा सोचने लग गई कि अच्छा, ये बातें हमारे लिए इतनी मशहूर हो गई हैं कि चैट जीपीटी भी बता रहा है। कई सारे प्रॉम्प्ट्स उसने दिए आगे से मुझे, इसमें से दो सिर्फ मैं आपको बताऊंगी। अलबत्ता ये कि मोस्ट ऑफ देम वर अराउंड द सेम थिंग। पहला उसमें से था कि ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपने भी अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। दूसरा आंसर उसका था कि शादी का पहला साल, मोहब्बत का ख्वाब या हकीकत का थप्पड़। अब जरा इस चीज पे बात कर लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों। एक्चुअली जिस भी चीज के बारे में जो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जैसा हम महसूस करते हैं उस चीज के लिए, वो सब कॉन्शियस पार्ट होता है कि फौरी तौर पे हमारे जहन के अंदर उस लव या उस चीज का नाम आते ही जो हमारे अंदर पहली बात आती है ना, वो हमारा बिल्कुल सबकॉन्शियस रिएक्शन होता है। और हमारे पास ये जो सबकॉन्शियस रिएक्शंस होते हैं, हम इसको प्री सपोजिशंस भी कह सकते हैं, कि हमारी शादी के लिए जो प्री सपोजिशंस है ना हर हर फर्द की, वो एक एक लफ्ज में हर हर फर्द ने बता दी। यानी किसी के लिए कमिटमेंट है, किसी के लिए सबर है, किसी के लिए जन्नत है, और किसी के लिए बहुत कुछ। ये प्री सपोजिशंस अहम क्यों है? क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ डिजाइन करेंगी और बहुत खामोशी से करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसे दौर के अंदर रहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह आम है, और हम अपना बहुत कुछ बिजली के जरिए चलाते हैं। अब तो ये इवन ये सेशन हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स, अब तो हीटर्स का भी जरा दौर कम हो गया, इन्वर्टर्स चल रहे हैं।
स्टोव भी चेंज हो गया उनके अंदर, इलेक्ट्रिक स्टोव्स के अंदर। तो ये तमाम चेंज हमारे पास इतनी जल्दी और इतनी पुख्ता तरीके से आ गया कि ये भी हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया। अब जब बिजली होती है तो अमूमन इस चीज का एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बिजली बंद होती है तो बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि ओह, हर चीज रुक गई। अब तो इस्त्री भी नहीं हो सकती, टीवी भी नहीं चल सकता, लाइट भी नहीं ऑन हो सकती, इन्वर्टर भी नहीं चल सकता, फोन भी डिस्चार्ज है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो प्री सपोजिशंस है ना, ये हमारी लाइफ का वो पार्ट है कि जब ये मौजूद होते हैं तो हमें बहुत महसूस नहीं होता कि अच्छा हमारी ऐसी कोई प्रीसपोजिशन है जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं या कोई ऐसी बात जहन के अंदर है। लेकिन इसकी मौजूदगी अपनी मौजूदगी का पता जरूर देती है। जैसे बिजली मौजूद होती है तो वो अपनी मौजूदगी का पता देती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी ये जो प्रीसपोजिशंस हैं अपनी मौजूदगी का पता जरूर देती हैं। हमारे पास एशिया के अंदर ये प्रीसपोजिशंस डेवलप करने के ना दो ही किस्म के तरीके हैं। एक तो मूवीज का, चाहे वो इंडियन मूवीज उठा के देख लें या हमारी पाकिस्तानी मूवीज उठा के देख लें, दोनों एक ही एस्पेक्ट, एक ही साइड, एक ही तरह की बात दिखा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो जो सुकून और वो जो रोमांटिक साइड वो दिखा रहे होते हैं वो गलत है, 100% गलत नहीं है। उम्मे हफ्सा कहती हैं थोड़ी देर के लिए अगर सोच लिया जाए कि मियाँ बीवी एक पूरे इंसान है, तो हर इंसान अपनी जिंदगी की एक जंग लड़ता है और वो इसमें अकेला ही होता है, बाकी जो भी इसका रिश्ता हो वगैरह। ओके, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह हम आगे जाके। मैं आपसे बात कर रही थी कि जो एस्पेक्ट इंडियन मूवीज या हमारी तमाम तर मूवीज दिखाती हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो तमाम तर या सरासर गलत है। वो एक पार्ट ऑफ मैरिज जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो एस्पेक्ट अगर मैरिज के अंदर ना हो तो वो मैरिज को ब्यूटीफाई नहीं कर सकता, बट दैट्स नॉट ऑल ऑफ इट। शादी मुकम्मल वो एस्पेक्ट नहीं है कि हमेशा कोई फर्द सामने आता है तो हल्की हल्की हवा चलती है, बाल उड़ते हैं, ठंडी हवाएं, कुछ गुनगुनाता सा महसूस, हमेशा ऐसा नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी ऐसा महसूस होना चाहिए, ये इंसान को एनर्जाइज कर लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर हमेशा ऐसा नहीं होता तो हमारे पास इन प्री सपोजिशंस को बनाने के लिए जो दूसरा जरिया है वो हमारा कल्चर है। वो कल्चर क्या करता है, वो कल्चर उस साइड को, ये जो मूवीज ने पकड़ी थी ना ग्लैमराइज वाली, वो बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करता, या उसको बिल्कुल ही और उसमें भी जो जरा सुलझे हुए या अ, खुदा खौफी रखने वाले, खुदा खौफी तो नहीं लेकिन जरा मुहज्जब लोग होंगे, उनकी कोशिश होगी कि इस किस्म की तो कोई बात आए ही ना डिस्कस ही ना हो, कि ये उनको अच्छी ही नहीं लग रही होगी अपने तासुर के हिसाब से, तो अच्छा ऐसी बात सबके सामने आ जाए। यानी वो मैरिज का वो वाला रुख पेश करेंगे कि जिसके अंदर लाइबिलिटीज, जिम्मेदारियां, जो चैट जीपीटी का जवाब था कि एक मोहब्बत का ख्वाब है या हकीकत का थप्पड़ है। जिम्मेदारियां तो अगरचा हैं, निभानी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरा पहलू जो मूवीज के अंदर है वो भी बहरहाल इसके अंदर मौजूद है। हमने दोनों ही को साथ लेकर चलना है। वजह इन प्रीसपोजिशंस को ठीक करने की क्या है, जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि जो मैंने पीछे बात की कि बिल्कुल लाइट की तरह जब ये होती है तो हमें अंदाजा नहीं होता कि हम इससे कितनी सहूलत है और हम कितने इसकी वजह से सुकून में हैं। लेकिन जिस वक्त नहीं होती ना, उस वक्त हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा होता है कि भाई बिजली नहीं है या अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब बिजली आएगी तो ही कुछ होगा। सबसे पहले अगर हम अपने रिलेशनशिप में कनेक्टेड फील करना चाहते हैं या हैप्पीनेस चाहते हैं, आज का हमारा वेबिनार इसी बात के अराउंड है। सबसे पहले हमें अपनी प्री सपोजिशंस ठीक करनी होंगी। इससे पहले कि मैं अपने मेन कोर की तरफ जाऊं, मैं आपके सामने 4 क्वेश्चंस रखती हूँ। आप में से हर एक पेन कॉपी उठाए, मैंने जो पहले आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेकर बैठे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, और ये आपने सिर्फ अपनी जात के हिसाब से नहीं कहना, आपने अपने पूरे रिलेशनशिप के हिसाब से जवाब देना है। यानी हस्बैंड एंड वाइफ का ये जो वेडलॉक है, इस पूरे वेडलॉक को अपनी नजर में रख के आपने जवाब इसके लिखने हैं। इसमें से
पहली लिस्ट बनाइए, ये लिस्ट होंगी 4। पहली लिस्ट बनाइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। बीइंग इन रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। किस किस की लिस्ट बन गई? ओके, डॉक्टर नासरा की बन गई। ओके, थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और किसकी बन गई? भाई जिसकी बनती जाती है वो थम्स अप देता जाए। गॉड, एसएम की भी बन गई। ओके, सेकंड लिस्ट बनाइए, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। बीइंग अ स्पाउस, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये लिस्ट हो गई। ओके, अब थर्ड लिस्ट है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बीइंग अ स्पाउस, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। जब हो जाए तो मुझे थम्स अप दे दें। और आखिरी लिस्ट ये है कि आपकी थ्रेट्स क्या हैं। आई होप आपकी चारों किस्म की लिस्ट तैयार हो चुकी होंगी। जिस जिसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है वो थम्स अप दे दें। ओके, अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि हमने ये लिस्ट बनाई क्यों। बहुत सारे क्लाइंट्स, थैंक यू वेरी मच उस्मा, थैंक यू डॉक्टर नासिरा। बहुत सारे क्लाइंट्स जब ये मसला लेकर आते हैं कि जी हम कनेक्टेड फील नहीं करते, या हमारे पार्टनर में ये मसला है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं, हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सही नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। होता क्या है कि वो एक छोटी पिक्चर देख रहे होते हैं, वो उस पूरी चीज के अंदर उस पूरे सिनेरियो को नहीं देख रहे होते। अल्लाह ताला ने हमें बहैसियत इंसान वो तमाम सलाहियतें और वो तमाम चीजें देकर भेजे हैं, वो सेट ऑफ टूल्स कि जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। उसमें से कोई एक चीज भी मिस हो जाए ना, या एक चीज में भी बिगाड़ आ जाए ना, तो हमें जिस मकसद के लिए भेजा है वो तमाम मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जिस भी चीज को जब फील करें तो उसको बिगर पिक्चर में देखें। जब हम बिगर पिक्चर के अंदर देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे फीडबैक नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छी लग रही हूँ या कुछ है, वो मुझे फौरन नहीं बताते। जब मजीद हमने आगे बात की, यही हमने 4 लिस्ट उनसे भी बनवाई, तो उन्होंने कहा कि इसका एक बेनिफिट ये है कि समटाइम्स मैं अगर कुछ ऐसा भी पहन लूं ना जो मुझे पता चल रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो तब भी मुझे मना नहीं करते, वर्बली वोकली खुल के कहते नहीं है। इससे हमें क्या समझ आता है कि देखिए हर चीज के साथ, हर शर के साथ एक खैर भी जुड़ी हुई है। जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं तो हमारी उस प्रॉब्लम के बारे में जो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग है वो कंट्रोल में आती है, क्योंकि हम उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बराबर देख रहे होते हैं। और दोनों साथ में देखने की वजह से हमारी उस बिगर पिक्चर की जहन के अंदर वो किसी भी प्रॉब्लम को ओवर साइज नहीं कर सकती। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो, उसको ओवर साइज होने से बचाने के लिए उसको हमेशा बिगर पिक्चर में देखना चाहिए। अब हम उस एक्चुअल बात की तरफ से आते हैं कि जब भी हम अपने इस रिलेशनशिप के अंदर कनेक्शन को फील करना चाहेंगे। अच्छा, आज की मेरी इस गुफ्तगू का एड्रेस ही कौन है? वो तमाम खवातीन हैं जो रिलेशनशिप के अंदर हैं, और वो मर्द भी हैं जो रिलेशनशिप के अंदर हैं, और वो मर्द और खवातीन भी हैं जो ये रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्री मैरिटल। और वो खवातीन और मर्द हजरात भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमारी तो शादी ही खराब हो चुकी है, बस यार अब हम में कोई स्पार्क बचा ही नहीं। ये 6 किस्म के अफराद मेरे इस वक्त इस डिस्कशन के एड्रेसी हैं कि अगर आप इस तरह से लेके चीजों को चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए राहें पैदा करेगा और आपके लिए आसानियां होती जाएंगी। पहली चीज क्या है? whenever you want to build a relationship, जब भी आपके जहन के अंदर ये ख्याल आया ना कि हमें एक रिलेशनशिप बनाना है या हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एक्नॉलेज द डिस्टेंस। बेसिकली जब हम डिस्टेंस एक्नॉलेज करते हैं, आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा ना कि डूबने वाले को पता चलता है कि मेरी सांस रुक रही है। इंसान जब डूबता है तो उसे समझ आती है कि सांस कैसे रुकती है। तो ये जो डूबने का प्रोसेस है ना, ये भी बड़ा जरूरी है अपने आप की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाने के लिए।
तो सबसे पहले एक्नॉलेज करें उस डिस्टेंस को जो आप महसूस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपको डिस्टेंस महसूस हो रहा है तो रिकग्नाइज करें, लिखें, जर्नलिंग करें कि वो क्या चीज है जब होती है तो मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, और जो नहीं होती तो मैं लैक ऑफ कनेक्शन फील कर रही होती हूँ। दूसरी बात, ये जो चेंज इन रिलेशनशिप है ना, इसको एक्नॉलेज भी करें, रिफ्लेक्ट भी करें, और तीसरी बात कम्युनिकेट भी करें। कम्युनिकेट करने के बारे में एक छोटा सा आपने ख्याल जरूर रखना है कि जब भी इसको कम्युनिकेट करें, आपने कम्युनिकेट पॉजिटिव्स में करना है। कि अगर आप सपोज आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, हमारे पास मेजोरिटी इस वक्त चूंकि खवातीन की है, इसलिए मैं खवातीन ही के जुमरे में बात को लेके चलूंगी कि खवातीन की मेजोरिटी इस वेबिनार के अंदर की बात कर रही हूँ, कि जब भी इस बात को कम्युनिकेट करें तो ये बात डिस्कस करें कि आप जब ये करते हैं ना, या आप जब ये बात कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी सी हो गई, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई, मुझे लगता है कि मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ जब भी ये बात होती है। दूसरी बात, क्रिएट अ सेफ स्पेस। किस चीज के लिए? ओपन कम्युनिकेशन के लिए। जब भी हम कोई चीज बिल्डअप करने जा रहे हैं ना, वी नेवर नो कि दूसरा बंदा कैसा सोच रहा है। जरूर वो भी बिल्डअप करना चाह रहा होगा, लेकिन वो कैसे बिल्डअप करना चाह रहा है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को अपना एक मुनफरिद सिस्टम, एक मुनफरिद किस्म का उसका अंदाज, एक मुनफरिद किस्म की सोच दे के रखा है, और उसी के साथ वो अपनी सारी जिंदगी गुजारता है। इसलिए अपनी कन्वर्सेशंस के लिए एक ओपन स्पेस होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब भी वो कोई बात करे तो उसकी बात के ऊपर फीडबैक में उसे कम से कम इस बात का खदशा ना हो कि आप बाद में उसकी ये बात दोहराएंगे, या बाद में उसको अपनी इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ऐसा सा सेफ स्पेस होना चाहिए पार्टनर के लिए। वी कैन से जजमेंट फ्री जोन, कि जब भी कोई बात हो रही है तो पार्टनर की जजमेंट ना की जा रही हो। वो जो कह रहा है, वो जैसा कह रहा है उसको मान लिया जाए। अगर वो कह रहा है कि मुझे बिरयानी नहीं पसंद, तो बस इसको ये समझा जाए कि उसको बिरयानी नहीं पसंद। इसको ये ना समझा जाए कि चूंकि मुझे बिरयानी पसंद है ना, इसलिए इनको नहीं पसंद। जजमेंट फ्री जोन हो, वो कह रहा है जैसे कह रहा है उसको वैसे मान लिया जाए। दूसरी बात, आई फील स्टेटमेंट दी जाए। मसलन ही कि जब ये होता है ना तो मैं ये महसूस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गीला टॉवल बेड पे रख देते हैं ना, तो अमूमन क्या क्या जुमले आते हैं कि आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, आप ये नहीं, आप वो नहीं, आप नहीं। जब आप गीला टॉवल बेड पे रख देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं महसूस होता, या मुझे बेड गीला अच्छा नहीं लगता। आई फील स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। और इसके लिए मैंने पिछले वेबिनार में भी एक बात की थी कि जब भी इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल आप करने लगे, इन कन्वर्जेशंस के स्टार्ट में जब भी बात करने लगे, हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। जो भी डिस्कशन है उसको लिखें। आपको लगता है डिस्कशन से पहले की भी तैयारी करें, और डिस्कशन के वक्त भी अपने पास पेन पेपर रखें। डिस्कशन से पहले हम में से हर एक अपनी फैमिली के अंदाज को या उनकी गुफ्तगू को किसी ना किसी हद तक जानता होता है ना, कि जब मैं ये कहूंगी तो वो ये कहेंगे, फिर मैं ये कहूंगी तो उनका ये जवाब आएगा। तो आपके ख्याल में जितने पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं ना, उन तमाम पॉसिबल आंसर्स को लिखें और उनके अपने आंसर्स निकालें। फायदा क्या होगा इसका? इसका फायदा ये होगा कि जितने भी आंसर्स आप लिखेंगी ना, उसके अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की गुंजाइश कम हो जाएगी, या उस बात को बेहतर पेश करने के ज्यादा इम्कानात होंगे। क्योंकि जब आपने लिखा होगा, आप अपने अपनी सोच एक नुक्ते के ऊपर लाई होगी, एक सिमत में आप सोच रही होंगी, तो दाएं बाएं की चीजें बीच में उसको डाइवर्ट करने वाली कम होंगी। और जब डिस्कशन हो रही हो और आपको लगे कि कोई हार्ड मूवमेंट आ गया, या कोई ऐसा वो आ गया कि अब इसका जवाब अगर मैं कोई ये दूं तो गलत हो जाएगा, ये कन्वर्सेशन खराब हो जाएगी, आपस में गैप आ जाएगा, एग्जिट ले लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें कि इस पे हम फिर बात करेंगे, इसका जवाब मैं सोच के दूंगी।
या हम दोबारा किसी और वक्त इस पे बात करेंगे। इसलिए कि जब भी बुरा मन आ गया ना किसी कन्वर्जेशन के अंदर कोई, तो वो पॉइंट है कि इसके बाद कन्वर्जेशन प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि वो बुरा मना चुका है। और जो ही कोई फर्द बुरा मना लेता है तो उसके बाद उसकी वो रिसेप्शन ऑफ हो जाती है जो वो समझ रहा है, जिसके लिए हमने कहा कि हम आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि दूसरे की रिसेप्शन बनना हो उस बात की। तीसरी चीज, सेफ स्पेस बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किए ना, कोई फर्द भी मुकम्मल अच्छा और मुकम्मल बुरा नहीं होता। हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने सेट ऑफ अच्छाई और सेट ऑफ खराबियां रखी हैं। उसके पॉजिटिव्स ढूंढने की कोशिश करें और उसके पॉजिटिव्स पे उसको कम्प्लीमेंट दें। फॉर एग्जाम्पल जब फिरौन के पास हजरत मूसा को भेजा जाता है तो अल्लाह ताला भी उनसे क्या कहते हैं, नर्म गुफ्तगू करना। और फिरौन के पास जाके हजरत मूसा जो डिबेट करते हैं उसके अंदर अपनी बात जैसे पेश करते हैं, या जितने भी अंबिया ने अपनी बात पेश की, जो बात आप करना चाहते हैं उसको जब हम एक सैंडविच के अंदर पेश करेंगे, वो सैंडविच जिसमें पहले दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट हो, एक्सेप्टेंस हो, फिर अपनी विश हो, अपनी डिजायर हो कि मैं ये चाहता हूं, और उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट हो, उस बात को अगले फर्द को अपने अंदर जज्ब करना बहुत आसान होता है। तीसरी बात, छोटे छोटे एक्ट्स कनेक्शन के रीबिल्ड करें। मैंने पहले कहा कि अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आए हैं या अपने मैरिज के अंदर हैं लेकिन वो कनेक्शन और हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे, या फिर वो मैरिजेस हैं जो एक ऐसे एज पे आ चुकी हैं कि बस लगता है कि बस अब ऐसे ही चलेगा, कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी हम इसको बिल्ड अप करना चाह रहे हैं ना, तो क्या करें? तीसरी चीज, स्मॉल एक्ट्स ऑफ कनेक्शंस बिल्ड करें। ये कैसे होगा? ये नॉन वर्बल होंगे स्पेसिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, नबी अलैहिस्सलाम का जो गुफ्तगू का तरीका है उसके अंदर हमने ये बात पाई कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी किसी से गुफ्तगू करते थे, ना सिर्फ उसकी तरफ देखते थे, मुकम्मल आई कांटेक्ट उसके साथ, बल्कि पोस्चर भी उसकी तरफ मोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और अभी अगर यहाँ पर कोई आए तो मैं मुकम्मल, मुझे यूं मुड़ना चाहिए उसकी तरफ ताकि मेरी पूरी बॉडी उसको फेस करे, उसको वो एक्सेप्टेंस और उसको मेरी इस आई कांटेक्ट का एहसास हो कि ये मुकम्मल तवज्जो से मेरी बात सुन रही है। दूसरी बात, पहली बात हमने की आई कांटेक्ट की, ये आई कांटेक्ट बिल्ड करें। हमारे यहाँ होता क्या है, बहुत सारी बातें तो यूं ही हो जाती हैं स्पाउस के अंदर जिसमें कोई एक दूसरे की तरफ देखता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट दे दें, कौन मुड़ के गर्दन मोड़ के देखता है? वहीं टीवी देखते देखते हाथ बढ़ाते हैं और पकड़ा देते हैं। या ये कि चाय का कप दे दें, पलट के भी देखते नहीं है। जब भी कोई कन्वर्सेशन हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आई कांटेक्ट बिल्ड करना है। जितनी ज्यादा दफा वो आई कांटेक्ट बिल्ड होगा, उतने ज्यादा दफा आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छे होने के चांसेस है। दूसरी चीज, होल्डिंग हैंड्स। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ना वाइब्रेशंस रखी है, एनर्जीज रखी हैं। हर इंसान को एक स्पेसिफिक एनर्जी देके उतारा है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि अल्लाह ताला ने हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर ये ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप रखा कि दोनों एक दूसरे से चार्ज होते हैं। जैसे हमारे फोन को चार्जिंग की जरूरत होती है ना, इसी तरह पार्टनर्स को भी चार्जिंग की जरूरत होती है। लिहाजा टच को बहुत कॉमन करें। अमूमन हमारे पास कल्चर नहीं है कि दो शादीशुदा लोग बिल्कुल साथ बैठे हों, किसी भी जगह पे गए हैं, किसी भी फैमिली फंक्शन में हैं, अमूमन होता है हट के बैठे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अल्लाह ताला ने जब इस चीज, दूसरी तरफ क्या इंतहा नजर आती है कि जहां पे बच्चे और बच्चे उल्टे किस्म के रिलेशनशिप के अंदर है, फिर लोगों को लगता है कि ये गलत है या ये हो नहीं सकता या ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसके लिए कोई गलत रास्ता ही तलाश करना। नहीं, ऐसा तो कोई तस्वुर हमारे दीन में नहीं मिलता। हत्ता यह कि नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से भी रुखसत हो रहे होते हैं, किसकी गोद में होते हैं? वो किसकी टांग पे सर रखा होता है? मियां आयशा की टांग पे रखा हुआ था ना, अपने आखिरी औकात के जितने भी वो मिलते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत आसान सा हल है अपने आप को कनेक्ट करने का कि एक दूसरे के साथ एनर्जाइज फील करें।
अच्छा, इसके बारे में एक बड़े मजे की बात जो हमें सीरत से भी मिलती है, गज़वात के अंदर जब भी जाते थे सहाबी, आपको पता है कि सिर्फ 3 खवातीन ऐसी हैं जिनको माले गनीमत में से हिस्सा भी मिला है, यानी उन्होंने मर्दाना वार मर्दों की तरह लड़ा है ना जाके, उसमें से एक अपनी आयशा भी हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत कॉमन रिवाज था कि वो अपनी औरतों को, मुसलमान अपनी औरतों को भी साथ लेके जाते थे जब भी जंगों के लिए जाते थे, किसी भी जंग के लिए जाते थे। वजह क्या थी? पहली बात तो, या तो फिर हम भी कह लें कि जी अपनी डिजायर्स या ये, और हम भी जाके मुस्तशरिकीन के साथ खड़े हो जाएं जो वो कहते हैं कि वो तो रह नहीं सकते थे इसलिए लेके जाते थे। ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल वही नजरिया था जो तारिक बिन ज़ियाद का नजरिया था, कि उन्होंने कहा था कश्तियां जला दो पीछे से, वापसी का कोई इरादा नहीं है। हमारा अगर किसी चीज से कनेक्शन या चार्ज होने का सिलसिला है तो वो अपने स्पाउस के साथ है। हत्ता ये कि जंगे कादसिया के अंदर जब मुसलमान शिकस्त पा रहे थे, तो जितनी रिवायात मिलती हैं कि उसमें सहाबा कहते हैं कि उस दिन हमें कुफार से इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर हमें अपनी औरतों से लग रहा था, कि वो पीछे हटते हटते यहाँ तक आगे कि औरतों के खेमे जहां तक थे ना, वहां तक मुसलमान पीछे धकेल दिए काफिरों ने ना, जंग के बीच में। तो उन्होंने वहां पर जाके वो उनकी विल इस किस्म के लेवल पे आई कि पीछे औरतें थी और वो उनको जिसको कहते हैं ना इनकरेज कर रही हैं कि तुम आगे जाओ लड़ो। हत्ता ये कि एक सहाबिया तो उनको कह रही है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कि अगर तुम इस तरह पढ़, यानी वो सहाबियों के बाद में अखबार अगर आप पढ़ें तो बड़े मजे के हैं। वो कहते हैं कि उस दिन हमें कुफार के तीरों से इतना डर नहीं लग रहा था जितना अपनी औरतों की बातों से लग रहा था। तो अल्लाह ताला ने ये स्ट्रेंथ औरत को अता की है कि वो एनर्जाइज करती है, और सिर्फ औरत को नहीं, मर्द को भी। ये अगर हिलाल रिलेशनशिप है तो ये एक दूसरे को एनर्जाइज करता है, एक दूसरे को चार्ज करता है। लिहाजा ये कनेक्शंस होने चाहिए। अगर जागते हुए इस तमाम बात को अपने जहन के अंदर रखें कि रिलेशनशिप आप बेहतर करना चाह रहे हैं, दूसरा पार्टनर नहीं करना चाह रहा अभी, या दूसरे को पता भी नहीं है कि रिलेशनशिप खराब है, इसलिए ऐसे वक्त में आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप आपको उठाना होगा। अगर जागते हुए वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाता, यानी टच को बहुत आम नहीं करता, दिन भर में सोते हुए टच करें, हाथ पकड़ के सोना, पाँव टच करके सोना, कोई बॉडी पार्ट टच करके सोना, ये जो आपस का कनेक्शन है स्पाउस का, ये बहुत हीलिंग को आम करता है। इसके बारे में एक रिसर्च भी आई, उन्होंने कहा कि जो खवातीन अपने पार्टनर को टच करके सोती है ना, उनके अंदर डिप्रेशन का रेट 70% नीचे है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, उन खवातीन की निस्बत जो अपने खावन से अलहदा सोती हैं। अगली चीज, छोटी छोटी फेवर्स दीजिए, बहुत बड़ी नहीं कि आप अपने सेफ जोन से बाहर निकले, इतनी बड़ी नहीं, छोटी छोटी। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड अ टायरिंग डे, आप भी सारा दिन मसरूफ थी, वो भी था, दोनों थक गए, ओके। अब जब शाम को आके बैठे, मैं आपको चाय बना दूं या आए मिल के चाय पीते हैं, छोटी छोटी फेवर्स दें। रिमोट पड़ा हुआ है, करीब ही है, मेज से वो भी उठा लेंगे, आप बढ़ के उठा के पेश कीजिए। फौरी तौर पर एक दफा करने पे, 2 दफा करने पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको अपनी हैबिट बनाएं, आप देखेंगे कि इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। 4th थिंग, प्रायोरिटाइज करें आपस के टाइम को, प्रायोरिटाइज योर टाइम टुगेदर। हाँ जी, हक करने के बारे में भी बहुत सारी रिसर्च मौजूद हैं। एक तो 6 सेकेंड्स हक के बारे में आता है कि पार्टनर्स को आपस में हग एटलीस्ट 6 सेकेंड्स लॉन्ग हग करना चाहिए, कि वो उसके अपने इमोशनल बैलेंस और तमाम तरह उस बैलेंसिंग के लिए जरूरी। अलबत्ता इसके बारे में एक और रिसर्च है जो कहती है कि 18 सेकेंड्स लॉन्ग होनी चाहिए ये हग, और ये दिन में एक दफा जरूर होनी चाहिए। लेकिन अभी तो हम बिगनर की बात कर रहे हैं ना, अभी हमें ये नहीं पता कि दूसरा पार्टनर हक करना चाह भी रहा है या नहीं चाह रहा, अभी तो हम अपना स्टेप उठा रहे हैं ना। इसलिए प्रायोरिटाइज टाइम टुगेदर। आइडियली तो हम कहते हैं कि 777 रूल अपनाइए, इसके बारे में मैंने बहुत दफा बात की है। हर 7 घंटे के बाद एक कनेक्शन हो, कोई बात आपस में चिट चैट, आपस में गुफ्तगू,
हर 7 डेज के बाद एक डेट हो, और हर 7 मंथ्स के बाद एटलीस्ट एक लॉन्ग ट्रिप हो, आपस में टाइम। और इन तमाम 7 रूल्स के अंदर बच्चे कहीं नहीं आ रहे भाई। पेरेंट्स बच्चों को तो टाइम देते हैं और उनको देना भी चाहिए, लेकिन ये जो 7 रूल्स है ये दोनों पार्टनर्स का सोलो टाइम है कि जो वो अकेले एंजॉय करेंगे और आपस में एक दूसरे को एनर्जाइज करेंगे। और इस टाइम जो इकट्ठे है इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए इंटेंशनली डेजिग्नेट करें टाइम को। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं और वो शाम को घर आते हैं, तो शाम को हस्बैंड के लिए तैयार हुआ जाए और स्पेसिफिक एहतमाम किया जाए। जैसे हम बाहर जाने के लिए करते हैं ना कि अच्छा पहना, फिर साथ मेकअप भी किया, फिर साथ जूते भी अच्छे पहने हैं, हेयर स्टाइल भी अच्छा है। इसके बारे में भी एक रिसर्च है कि वो खवातीन जिनके बाल बंधे होते हैं ना, उनकी निस्बत वो खवातीन जिन्होंने अपने बाल खोले होते हैं ना, वो अपने पार्टनर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस होती हैं। तो कभी बाल भी खोल लिया करें। तो ये जो शाम का टाइम है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो ये टाइम आपस में इकट्ठा गुजारना चाहती हूँ, वो ही नहीं चाहता। मैं बार बार ये कह रही हूँ, वो के ऊपर अभी हम बात कर ही नहीं रहे। दूसरा चाहे या ना चाहे इस पे हम बात कर ही नहीं रहे। अभी तो हम अपने पे बात कर रहे हैं ना कि हम ऐसे टाइम प्रायोरिटाइज करेंगे, हम ऐसे अपना टाइम कि दूसरे को एहसास हो कि मैं उसके लिए इस वक्त तैयार हूं। और इसमें बड़े मजे का एक वो क्लू है जो आप उसके लिए छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं बाहर जाने का प्लान बनाए और फिर अपनी फ्रेंड को उस वक्त पे जबकि हस्बैंड सुन रहा हो ना, उस वक्त इनकार कर दें कि नहीं यार मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं तो इसलिए मैं तो नहीं जा सकती। तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड घर आ जाए तो मैं तो नहीं, मैं तो हस्बैंड के साथ ही टाइम गुजारती हूँ, फिर तो मैं बाहर नहीं जाती। इस तरह उनको भी एक इनडायरेक्ट मैसेज भी मिल जाएगा कि आप उनके लिए रुकी हैं। ये हम उन कम्युनिकेशंस के अंदर बात कर रहे हैं जिन कम्युनिकेशंस के अंदर अभी हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई, हम एक दूसरे को खुल के नहीं, यानी हम बहुत बिगिनर लेवल की बात कर रहे हैं। तो किसी और को बात करते करते ये मैसेज दे दें कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड इस वक्त घर है ना, तो जब मेरे हस्बैंड घर आ जाए तो हम लोग इकट्ठे ही टाइम गुजारते हैं, मैं उस वक्त बाहर नहीं निकलती, तो आई एम सॉरी मैं भी नहीं जा सकती। या ये कि मैं इस वक्त बाहर नहीं निकल सकती, इस वक्त मेरे हस्बैंड घर है। या ये कि कोई इंजॉयमेंट का प्लान, नहीं यार मेरी सबसे बड़ी इंजॉयमेंट मेरे हस्बैंड के साथ बैठना ही होती है। उनको भी मैसेज मिल जाएगा और आपकी तरफ से एक चीज जो आपने डायरेक्टली उन्हें कही भी नहीं लेकिन उन्हें सबकॉन्शियसली एक चीज रजिस्टर जरूर हो जाएगी। अगली चीज, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। अपने पार्टनर के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना। बहुत सारे लोग, मान लिया बहुत सारी खराबी भी होती है, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं जब रिलेशनशिप में आते हैं, और चूंकि डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ वाला, तो इसमें दूसरे की बात से फर्क भी लोगों को ज्यादा पड़ रहा होता है समटाइम्स। फिर भी यू नो कि आपके पार्टनर के अंदर क्या अच्छाई है। फॉर एग्जाम्पल कि ठीक है वो मेरी तारीफ नहीं करता लेकिन उसने कभी मेरी नीड से नो नहीं किया, या मेरी जरूरियात की सारी चीजें वो मेरे कहे बगैर लेके आता है। ठीक है मेरे से बहुत बातें नहीं करता लेकिन ख्याल मेरा फिर भी सारा रखता है। हर एक के मुख्तलिफ एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, हत्ता ये कि इतना नीचे भी आ सकते हैं कि ठीक है चलो कुछ भी नहीं वो करता लेकिन बहरहाल नमाजें बहुत अच्छी पढ़ता है, या अल्लाह ताला का बहुत अच्छा बंदा है, या वालिदैन का बड़ा फर्माबरदार है। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना इस दुनिया में जिसके पास कोई भी स्ट्रेंथ ना हो। तो उन स्ट्रेंथ्स को महसूस करना सुपरफिशियली नहीं, दिल से, कि हाँ यार ये मेरे हस्बैंड की क्वालिटी है। आप देखें जब नबी अलैहिस्सलाम के पास वो रिक्कत का वक्त आता है, जब पहली वही आती है और वो अपने स्पाउस के पास आते हैं, तो अम्मी खदीजा क्या कहती हैं आगे से, आप फिक्र ना करें अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं, आप मुसाफिरों का ये करते हैं। स्ट्रेंथ्स याद करा रही हैं, समझ रहे हैं? यही स्ट्रेंथ्स हम भी उनको, और इसके बारे में एक क्राइटेरिया बना लें अपने लिए, डेली एक स्ट्रेंथ मैंने तस्करा कर दी है, एक बात जो उसके अंदर मौजूद भी। अच्छा, इसमें झूठ की हद तक नहीं जाना, गुलू की हद तक नहीं जाना, ऐसी बात नहीं कहने की जो है ही नहीं उसके अंदर,
लेकिन जो हकीकत है उसके अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है, उस डेली एक बात जरूर कहनी है। यार आप, मैंने देखा है बच्चों की पढ़ाई जितनी कीनली लेते हैं ना, इतना मैं नहीं लेती। या ये कि बच्चों से के साथ खेलने में माशाल्लाह जो आपका टेम्परामेंट है ना, दैट्स ग्रेट। या फिर ये कि यार आज तो खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल था, आज आप खाना क्या ले आए, मेरी तो दिन बन गया, मेरे लिए तो बड़ी सहूलत हो गई। ये इतना सिंपल भी हो सकता है कि लंच बॉक्स में रखा हुआ एक नोट। बहुत सारे लोग अपने तमाम एक्शंस को इसलिए कदम नहीं उठा उठा पाते कि उनको लगता है कि उनके एक्शंस के ऊपर जो फीडबैक आएगा ना, वो पता नहीं कैसा होगा, या पता नहीं लोग क्या जवाब देंगे। हालांकि एक टिकटॉकर थी सोफी जॉन्स, उसका ये एक्सपेरिमेंट बड़ा मशहूर है। अगर आप इसको स्टडी करें, मेरा ख्याल है कि ये 2010 नहीं 15 की बात है, कि उसने कहा कि अगर आप अपनी रिजेक्शन को एक नेगेटिव मीनिंग देने के बजाय ना, उसको अपनी ग्रोथ का पार्ट समझ लेते हैं, तो वो रिजेक्शन आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम आपने नोट रखा और उस पे हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रखते रहें, लैंग्वेज चेंज करके देखें, इमोजीज डाल के देखें, कुछ फिजिकली रख के देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखने से काम नहीं चला, इमोजीज डालें, इमोजीज से काम नहीं चला, उसके बाद कोई हार्ट शेप फोमिक शीट डाल के देखें, यानी वो फील हो, फीलिंग के जरिए से एक लेवल आएगा कि वो उसको एक्नॉलेज करेगा। हो सकता है शुरू में कोई नेगेटिव बात भी आ जाए कि ये क्या तुम बच्चों वाले काम करती रहती हो, या तुम्हारे पास बड़ा वेला टाइम है कि तुम ये कुछ करती रहती हो। नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना। हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ कर रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना, हमने इसको अपनी ग्रोथ का पार्ट समझना है। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने रखा ना, उसमें सोफी जॉन्स क्या करती थी कि हर रोज कुछ नए लोगों के पास जाती थी और उनसे ना कुछ बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की फरमाइशें करती थी कि जिसपे उसको पता होता था कि इसने नो ही करना है। हत्ता ये कि उसने कहा कि एक लेवल आया कि मैंने अपनी रिजेक्शन को या अपनी सेल्फ एस्टीम को दूसरों के अप्रूवल से बिल्कुल डिटैच कर लिया, कि मुझे दूसरे की राय की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो आप भी जो कर रहे हैं, हम बहैसियत अल्लाह ताला की बंदी के कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ही का हुक्म है कि अपने घर को एक रहमत, एक मवद्दत और एक सकीनत का जरिया बनाया जाए, और उसी से जोड़ के हम ये करेंगे। इसलिए इस वर्ल्डली चीजों के साथ हमें अब डिटैच करना पड़ेगा कि हम कहें कि चूंकि उसने ये जवाब दिया था इसलिए शायद मैंने वाकई बच्चों वाली हरकत की है। नहीं भाई, मैंने बच्चों वाली हरकत नहीं की। मैं तो बहुत सब्र और शुगर के साथ चल रही हूँ, और मैं बहुत तवज्जो के साथ अपने काम पे फोकस किए हुए हूँ कि मुझे अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर बेहतरी का स्कोप दिख रहा है, ये हो सकता है। अच्छा जी, अगली चीज, 6 चीज क्या है, एक्सप्लोरिंग शेयर्ड एक्टिविटीज, यानी आपस में मिल के कुछ काम करें। अमूमन मैं इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, क्राइम पार्टनर बने। अच्छे अच्छे काम तो लोग बहुत ही करते हैं, कोई ऐसी चीज जो पता है कि यार हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है लेकिन इतनी अच्छी है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कि किसी के लिए ये भी हो सकता है कि वो आइसक्रीम बहुत खाता है, तो जाहिर है तो बहुत अच्छी, इतनी शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी सबसे छुप के क्राइम पार्टनर बन के देखें। कुछ राज आपस में ऐसे हों जो आप दोनों की हों। इसके लिए एक और फिर दोबारा पेन कॉपी की जरूरत है। अपने पार्टनर के 10 इंटरेस्ट्स, 10 चीजें जो उसको बहुत पसंद है। वैसे अभी तक मेरा जितना करियर है काउंसलिंग का, सिर्फ एक बंदी ऐसी है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे पाई, और उसको अपने हस्बैंड के ये 10 किस्म के इंटरेस्ट मालूम थे। वरना इसके अलावा अब तक किसी भी क्लाइंट के पास उसके 10 इंटरेस्ट नहीं थे। इससे हमें ये भी समझ आती है कि हमने पार्टनर पे कितना काम किया, उसको समझने पे कितना काम किया। अगर हम उसके क्लाइंट पार्टनर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसके 10 इंटरेस्ट या एटलीस्ट उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालने पड़ेंगे कि उसको किन किन बातों में इंटरेस्ट है,
ताकि हम उसके साथ जाके खड़े हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, शुरू शुरू के दौर के अंदर, शादी के शुरू के दौर के अंदर मेरे हस्बैंड को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, और उसकी वजह से जाहिर है कि फिर वो अपना करियर और बिजनेस और हर चीज अफेक्ट होती थी, तो पूरी फैमिली को सख्त नापसंद था। तो कभी कभी मैच होता तो सिर्फ मुझे पता होता था कि मेरे पार्टनर कहाँ है, कि आज मैच खेल रहे हैं, और जब वापस आना तो उन्होंने बड़ा हुलिया शुलिया चेंज करके कि घर पता ना चले मैं मैच खेल के आ रहा हूँ, और आके वो उस वक्त पूछना, अच्छा क्या स्कोर हुआ, कौन जीता, जब क्राइम पार्टनर बनेंगे ना तो आपस में कनेक्शन बिल्डअप होगा। 2010 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली के नाम से, और उसने कहा कि वो कपल जो शेयर्ड लियर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, एंगेज होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं हायर म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। अपना इनफरादी गोल जो भी है उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस जो भी हैं वो अलहदा बात है, लेकिन ये जो शेयर्ड टाइम है ना, इसके लिए जरूरी है कि कुछ शेयर्ड एक्टिविटीज हों। अच्छा, अगर शेयर्ड लियर एक्टिविटीज हो सकती हैं तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि जिंदगी साथ गुजारनी है और लोगों के शेयर्ड गोल्स ना हो? यहां पर एक नया क्वेश्चन उठता है कि आपके अपनी जिंदगी के गोल्स क्या हैं। अच्छा, पार्टनर के तो हमें पता नहीं ना अभी, क्योंकि हमने कहा कि दूसरा पर्सन तो नहीं आया अभी हमारे पास, अभी तो हम ही अपनी जिंदगी बेहतर करना चाह रहे हैं। और वो आपके शेयर्ड गोल्स क्या हैं, आप दोनों मिलके किस ख्वाब को हकीकत करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये बात हो गई उसके 10 इंटरेस्ट की। अगली बात क्या है, हर एक को अल्लाह ताला ने कम्युनिकेशन के लिए एक जुबान दी है, और हर एक अपनी जुबान, अपनी टंग से बात नहीं करता, हर एक स्पीच नहीं करता। कुछ लोग इशारों की जुबान में बात करते हैं, कुछ लोग, ये 90s वाले जानते होंगे फे की बोली, तो अल्लाह ताला ने हर एक को अपनी अपनी फे की बोली दी होती है। और हर पार्टनर को पता होना चाहिए कि मेरे पार्टनर की बोली क्या है, उसकी लव लैंग्वेज क्या है, वो किस जुबान में, किस अंदाज में मोहब्बत लेना पसंद करता है और किस अंदाज में मोहब्बत देना पसंद करता है। मेरे पास एक कपल आया एक कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो मेरे पहले के क्लाइंट्स थे, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसको लेके वो आए। कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि कहीं बाहर गए, गाड़ी पार्क कर रहे थे, आगे खड़ा था मोटरसाइकिल, तो खातून उतर चुकी थी गाड़ी से, तो उनको लगा कि मेरे हस्बैंड को मुश्किल हो रही है गाड़ी पार्क करने में कि आगे मोटरसाइकिल है। कहती है मैंने थोड़ा सा जरा हिम्मत दिखाई तो मैंने मोटरसाइकिल की जरा एंगल चेंज कर दिया, अगर किसी ने किया हो तो उसको अंदाजा होगा कि इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगती। तो मेरे हस्बैंड आप भगोला हो गए, और मुझे ये हुआ कि यार मैं तो आपके मोहब्बत में, आपके ख्याल में उसका एंगल चेंज कर रही हूँ, आपको क्या हो गया? किसी को समझ आ रही है यहाँ क्या हुआ? यहाँ लव लैंग्वेज का डिफरेंस था। जिस तरह से खातूने खाना मोहब्बत दे रही थी, उस अंदाज में हस्बैंड को मोहब्बत लेना पसंद नहीं आ रहा था। जब हमने इस पे काम किया तो नतीजा निकला भी यही कि हस्बैंड को लगता था कि उनको मोहब्बत देने का मतलब ये है कि अगला प्रिंसेस बने, यानी वो उनको वो फेवर्स, वो एक्ट्स ना फराहम करें, लेकिन वो प्रिंसेस बन के नखरे उठाए तो उनको लगता है कि आई एम लव्ड। लिहाजा हर एक का अपना सिस्टम है, उसको समझने की जरूरत है। एक अंदाज में इंसान को मोहब्बत लेना पसंद होता है और एक अंदाज में मोहब्बत देना पसंद होता है। उन दोनों अंदाज को लव लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। आप इसको गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ, आपके सामने निकलेंगी। आप उसको जरूर स्टडी करें और अपने पार्ट, बहुत सारी वर्कशीट्स भी निकलेंगी, उन पे काम करें और अपनी और अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज फाइंड आउट करें। जब हम ये सब कर चुके, नाउ इट्स द पॉइंट, द 7th पॉइंट, कि अब हम रेडी हैं इस चीज के लिए कि अब हम प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं, या अब हमें प्रोफेशनल सपोर्ट लेनी चाहिए अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे आगे हर एक के अपने इंडिविजुअल
किस्म के इश्यूज होंगे जिनको रिजॉल्व करना, कोई पास्ट बैगेज है, कुछ है, नाउ इट्स द राइट टाइम कि हायर अ कोच एंड हैव अ सेशन और अपनी पर्सनल अप्रोच डेवलप कराएं कि कैसे हम आपस में कनेक्ट करें। अगर मैं ये सारे पॉइंट्स एक दफा फिर दोहराऊं तो नंबर 1 मैंने कहा कि एक्नॉलेज द डिस्टेंस, नंबर 2 क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर ओपन कम्युनिकेशन, कमजोर वक्तों की बातें बाद में दोहराई ना जाएं, नंबर 3 रीबिल्डिंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ कनेक्शन, स्पेसिफिकली मैंने इसमें बात की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नंबर 4 प्रायोरिटाइजिंग टाइम टुगेदर और स्पेसिफिकली दूसरे को एहसास भी दिलाया जाए कि मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाह रही हूँ, नंबर 5 प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन, जिसके बारे में मैंने हजरत खदीजा वाली मिसाल आपको दी कि जब नबी सम उनके पास आते हैं तो वो उनकी अप्रिशिएट करते हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, आप मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं। एंड नंबर 6 इज एक्सप्लोरिंग शेयर्ड एक्टिविटीज, इसके अंदर शेयर्ड गोल्स भी हैं, शेयर्ड लियर टाइम भी है, क्राइम पार्टनर्स भी बनना है और उसकी लव लैंग्वेज भी समझना। एंड द 7th पॉइंट इज सीकिंग प्रोफेशनल सपोर्ट,